नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मनदीप महेंद्र शो में। दोस्तों, आज बात करेंगे प्रोफेसर संपत सिंह पर। उन्होंने इस्तीफ़ा दिया है, 4 पेज का इस्तीफ़ा दिया और उसके बाद हरियाणा की राजनीति में एक भूचाल सा आया हुआ है। आज मेरे साथ बातचीत में महेंद्र जी हैं। सर, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद मनदीप जी, बहुत बहुत शुक्रिया। जी, आप वरिष्ठ पत्रकार रहे हैं और लगातार जो ये एक इस्तीफ़ा आया है, तो ये कांग्रेस का कितना कुछ नुकसान है, और हरियाणा की अगर राजनीति की बात करें तो क्या टर्निंग पॉइंट इसको माना जाए सर? मनदीप जी, कई पहलू हैं इस इस्तीफे के, क्योंकि हमारे यहाँ एक चलन ये हो गया है राजनीति में कि आप सीधे सीधे बता दीजिए कि इससे फायदा होगा या नुकसान होगा। संपत सिंह ने सही किया या गलत किया, संपत सिंह सही आदमी या गलत आदमी है, ये कांग्रेस के पक्ष में है या कांग्रेस के विरोध में होगा, इससे आईएनएलडी को फायदा होगा या नुकसान होगा। बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट में जवाब चाहिए हमारे लोगों को। लेकिन राजनीति और सच्चाई ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं होती, कई रंग होते हैं। और इस इस्तीफे के बाद भी इसका कई जोन में विश्लेषण हो सकता है। पहली बात तो विश्लेषण यह हो सकता है कि संपत सिंह जी ने जो ये इस्तीफा दिया है, इस्तीफा देते हुए उन्होंने 4 पेज का लेटर लिखा है और इस वक्त वो लेटर मेरे पास मौजूद है जी। सबसे पहली बात तो ये हो सकती है कि ये जो लेटर है इसमें उन्होंने जो जो बातें कही हैं, जो जो दावे किए हैं, क्या वो सारे के सारे सही हैं या उनमें कुछ झूठ कुछ सच है या सारा का सारा झूठ है। एक विश्लेषण ये हो सकता है कि उनके जाने के बाद कांग्रेस को कितना नुकसान होगा। एक विश्लेषण ये हो सकता है कि हरियाणा की राजनीति पर क्या असर पड़ेगा, हरियाणा की राजनीति में कि ये जो नया चलन शुरू हुआ है ये चुनाव के बाद, ये क्या आगे बढ़ेगा। तो कई लिहाज से इसका विश्लेषण हो सकता है। तो पहला सवाल, सबसे पहले हम इस्तीफे के ऊपर आते हैं। इस्तीफे में उन्होंने जो जो बातें कही हैं क्या वो सच हैं? आप बीच में टोकते रहिएगा आपको अगर कुछ भी लगे। सबसे पहले तो उन्होंने अपने इस्तीफे में, क्योंकि उन्होंने सीधे मल्लिकार्जुन खड़गे जी को इस्तीफा लिखा है, वो परिचय दे रहे हैं अपना और वो खुद बोल रहे हैं कि आप मुझे निजी तौर पर नहीं जानते होंगे। यह अपने आप में कांग्रेस के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि एक आदमी जो 6 बार विधायक रहे हैं, मंत्री रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष रहे हैं, उनको अपना परिचय देना पड़ रहा है अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को। और वो ओपोजिशन में बैठी हुई पार्टी है, ऐसा नहीं कि सरकार में बैठी हुई पार्टी है। अगर मल्लिकार्जुन खड़गे उनको नहीं जानते हैं तो ये बेहद दुर्भाग्य की बात है। उनको पता होना चाहिए कि हमारी पार्टी में ऐसे ऐसे लोग हैं, नाम से याद होना चाहिए, फोन नंबर भी मुंह जुबानी याद होना चाहिए। तो संपत सिंह जी ने जो ये लाइन लिखी है, तो ये कहीं ना कहीं ये बताया गया है लोगों को कि संपत सिंह के द्वारा ये मैसेज दिया गया है कि ये अनदेखी की जा रही है, उनको पता ही नहीं है आज तक संपत सिंह जी कौन है। और ये बात संपत सिंह जी खुद मानते हैं कि नहीं पता है कांग्रेस नेतृत्व को उनके बारे में जी। वो अपना परिचय देते हैं, फिर वो बताते हैं कि 2009 में वो कांग्रेस में शामिल हुए थे। अब एक एक करके टाइमलाइन के हिसाब से आपको बहुत सारी चीजें समझ में आएंगी। 2009 में वो क्यों शामिल हुए थे, इसकी कई वजह हैं। एक वजह तो ये मोटे मोटे समझ में आती है, जो कि ओम प्रकाश चौटाला जी का एक बयान इन दिनों वायरल हो रहा है। संपत सिंह जी के बारे में ही वो बोल रहे हैं, क्योंकि आईएनएलडी ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी। चौटाला साहब ये बोल रहे हैं, मंत्री बनाया, बार बार विधायक बनाया, नेता प्रतिपक्ष बनाया, संगठन के अंदर, सरकार के भीतर उनकी हमेशा अच्छी भूमिका रही, अच्छी भागीदारी रही। तो किसी भी तरह की कोई अनदेखी आईएनएलडी के भीतर नहीं हुई। फिर भी वो पार्टी छोड़ गए। क्यों छोड़ गए? पता है, ये वो दौर था 2004-5 से लेकर 2009 तक जो कांग्रेस की यूपीए की सरकार रही। ऊपर केंद्र में यूपीए की सरकार थी, हरियाणा में कांग्रेस की सरकार थी। उस सरकार के दौरान है ना, कई बड़े फैसले हुए, कई बड़ी परियोजनाएं योजनाएं लागू हुई, जिसकी वजह से ये माहौल बन गया था कि कांग्रेस रिपीट होने जा रही है, एक बार फिर से कांग्रेस की सरकार बनेगी। इसकी वजह से बहुत सारे लोगों का रुझान कांग्रेस की तरफ हुआ था। और हरियाणा में एक बड़ा चेहरा, और शायद सबसे बड़ा चेहरा, वो संपत सिंह थे।
वो चुनाव से पहले कांग्रेस में आते हैं, कांग्रेस में टिकट मिलती है, वो विधायक बनते हैं। लेकिन वो आगे कहते हैं कि मैं विधायक तो बन गया लेकिन मुझे मंत्री नहीं बनाया गया। ये पहली टीस थी और वो इस बात को जानते हैं, ये खुद मान रहे हैं कि उनको मंत्री इसलिए नहीं बनाया गया क्योंकि आई हैड मेट कुमारी सैलजा आफ्टर द इलेक्शन। मैं कुमारी सैलजा से मिला था एंड हर मिनिस्ट्री हैड अप्रूव्ड अ ग्रांट ऑफ 18 करोड़ फॉर माई कॉन्स्टिट्यूएंसी। उन्होंने, कुमारी सैलजा ने मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए 18 करोड़ की ग्रांट अप्रूव कर दी थी। यानी मैं कुमारी सैलजा के नजदीक चला गया था। इसलिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इस्तीफे में, उन्होंने डायरेक्ट नाम नहीं लिया, उसके बाद वो जो तमाम इंटरव्यू दे रहे हैं उसमें वो बार बार जिक्र कर रहे हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने उनको दरकिनार करना शुरू कर दिया, नलवा तक सीमित कर दिया, उनको मंत्री नहीं बनाया। ये बात वो आज कर रहे हैं। लेकिन अब वो धीरे धीरे इस इस्तीफे में आगे बढ़ते हैं तो अपनी ही बात को कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं। वो ये बात कर रहे हैं 2009 की। 2009 में भूपेंद्र सिंह हुड्डा उनको दरकिनार कर रहे थे, उनको बिल्कुल अलग थलग कर रहे थे, उनकी तो दूरियां हो गई थी। उसके बाद वो वापिस कांग्रेस में आते हैं 2022 में। किनके नेतृत्व में वापिस आते हैं? वापिस नेतृत्व में आते हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा के। और जिन कुमारी सैलजा के साथ वो कह रहे हैं कि उनके नजदीक चले गए थे, हाँ, उन कुमारी सैलजा के हाथ में कमान रही 2019 से लेकर 2022 तक जी। तब तक वो कांग्रेस में शामिल ही नहीं होते हैं। 2019 में वो चले जाते हैं बीजेपी में। बीजेपी, क्योंकि बीजेपी का माहौल था, लग रहा था सभी लोगों को कि सरकार फिर से रिपीट होगी। वो कांग्रेस वाली ही स्थिति थी 2009 वाली। लेकिन बीजेपी भी टिकट नहीं देती है, सरकार में कोई जिम्मेदारी उनको नहीं मिलती है, संगठन में कोई जिम्मेदारी नहीं मिलती है। इतने बड़े नेता, एक तरीके से उनका जो करियर था वो अंधकार में जाता हुआ नजर आ रहा था। लेकिन वो फिर वापसी करते हैं कांग्रेस में 2022 में। और उससे पहले की वो तमाम शिकायतें करते हैं किनसे? भूपेंद्र सिंह हुड्डा से, कि मुझे मंत्री नहीं बनाया, मुझे जहां से टिकट चाहिए थी मुझे वहां से टिकट नहीं दी। फिर एक शिकायत हुई 2016 में, राज्यसभा के चुनाव में गड़बड़ी की गई, स्याही बदलवा दी गई। वो शिकायत भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा से की गई। तमाम शिकायतों, कुमारी सैलजा से नजदीकी की वजह से, कुमारी सैलजा से जलन की वजह से उनको दरकिनार किया गया। लेकिन आप वापस कांग्रेस में आते हैं तो फिर भूपेंद्र सिंह हुड्डा की नजदीकी की वजह से, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में आते हैं। तो या तो वो जो 2022 में आपकी वापसी थी वो गलत फैसला था, या फिर इससे पहले जो आप तमाम बयानबाजियां कर रहे हैं वो गलत था। जी, तो कांग्रेस, अब उन्होंने कहा कि कांग्रेस एक परिवार की जागीर बन गई है। क्या वाकई हरियाणा कांग्रेस अब एक परिवार की प्रॉपर्टी बन चुकी है? और जो आप कह रहे हैं ये चीज़ें कि सैलजा के नेतृत्व में वो शामिल नहीं हुए, तो क्या जो ये एक पत्र लिखा गया है तो एक संपत सिंह जी को एक बार सोचना चाहिए? नहीं नहीं, क्यों सोचे? देखो, आज की तारीख में तमाम नेता अपनी खुद की कुर्सी बचाना चाहते हैं या अपनी आने वाली पीढ़ियों को सेटल करना चाहते हैं। ये तमाम नेता कर रहे हैं। क्या उनको नहीं करना चाहिए? ये अधिकार तो बिल्कुल निश्चित तौर पर उनका है, वो क्यों सोचे? और ये जो परिवारवाद वाली बात है, अब बताइए कि कौन सी पार्टी में नहीं है? ये हरियाणा ही नहीं, इस देश की राजनीति का कटु सत्य है। आप मानो ना मानो, कोई पार्टी से बची हुई नहीं है। हरियाणा का ही जिक्र कर लीजिए। बीजेपी में क्या किरण चौधरी और श्रुति चौधरी नहीं है? दोनों पदों के ऊपर नहीं है? क्या राव इंद्रजीत सिंह, उनकी बेटी नहीं है? दोनों पदों के ऊपर नहीं है? आईएनएलडी में क्या परिवार के तमाम सदस्य अपनी पार्टी के भीतर अलग अलग पदों पर नहीं है? दो विधायक है, दोनों ही एक ही परिवार से नहीं है। जेजेपी के भीतर भी क्या परिवारवाद नहीं है? तो ये सच्चाई है। और आप ये, मतलब ये सवाल तो ना हरियाणा या देश की राजनीति से अब डिलीट कर देना चाहिए कि ये है। जनता के सामने परिवार भी आएंगे, वो लोग भी आएंगे जो किसी परिवार से जुटे हुए नहीं है। जनता तय करे आपको परिवार वाले चुनने हैं या बिना परिवार वाले चुनने हैं। तो ये लोकतंत्र में सवाल तो खारिज कर देना चाहिए।
ये किसी के ऊपर आरोप हो ही नहीं सकता, जो हरियाणा और देश की राजनीति का सत्य है। तो उन्होंने कहा कि भाई क्या उन्होंने साथ में कहा कि टिकट बेचने वाले, वोट चुराने वाले और दलित नेताओं को दरकिनार किया गया है। तो क्या ये सिर्फ एक बहाना है या जमीन पर एक ऐसा वाक्य हुआ है जो कह रहे हैं संपत सिंह? लेकिन मैं वही कह रहा हूं, तमाम आरोप सच हो सकते थे, लेकिन दलित नेताओं को दरकिनार करने वाली जो बात थी, जब दलित नेता दरकिनार हुए, सो कॉल्ड तरीके से उनकी बात मान ली जाए, जब वो दरकिनार हुए तभी वो कांग्रेस में आए। जब वो दलित नेता कांग्रेस की अध्यक्ष थी तब वो कांग्रेस में क्यों नहीं शामिल हुए? उन्होंने बहुत सारे नेताओं का, बहुत सारे प्रकरणों का जिक्र किया, राज्यसभा चुनाव का उन्होंने जिक्र किया। उन्होंने 16 वाले राज्यसभा चुनाव का ही नहीं, बल्कि वो जो कार्तिकेय शर्मा वाला राज्यसभा चुनाव हुआ था, अजय माकन हारे थे जिसमें, उसका भी उन्होंने जिक्र किया, उसका भी उनको मलाल था। उन्होंने कहा कि भी एक उसकी वोट की वजह से अजय माकन जैसे बड़े नेता चुनाव हार गए। लेकिन वो इसमें जिक्र ये नहीं करते हैं कि भी अजय माकन ने वो वोट कैंसिल होने का आरोप, वो वोट कांग्रेस को नहीं मिली, वो आरोप किस पे लगाया था? वो आरोप तो किरण चौधरी के ऊपर लगाया था। उन्होंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लगाया था, और कार्तिकेय शर्मा ने तो बाकायदा धन्यवाद किया किरण चौधरी का अपने इंटरव्यू में। तो ये शिकायत भूपेंद्र सिंह हुड्डा से होनी चाहिए या किरण चौधरी से होनी चाहिए? उन्होंने और आरोप लगाए, भजनलाल से लेके उन्होंने जिंदल परिवार तक का जिक्र किया, और ये तमाम आरोप मतलब मढ़ने की कोशिश की भूपेंद्र सिंह हुड्डा के ऊपर। अब ये फैक्चुअली आप जाइए, आप हुड्डा के विरोधी हो, समर्थक हो, ये बिल्कुल अलग रख दीजिए, लेकिन फैक्चुअली आप जाइए, भजनलाल जब कांग्रेस से अलग हुए उसकी वजह क्या सच में हुड्डा थे या कांग्रेस हाईकमान था? क्योंकि हुड्डा ने यह फैसला नहीं लिया था कि मैं हरियाणा का मुख्यमंत्री बनूंगा 2005 में, यह फैसला हाईकमान ने लिया था। और उस टाइम पर हुड्डा के साथ कितने नेता थे? क्या कुमारी सैलजा हुड्डा के समर्थन में नहीं थी? और तमाम नेता बाद में तो हुड्डा के समर्थन में नहीं थे। क्या वीरेंद्र सिंह हुड्डा के समर्थन में नहीं आए थे? क्या रणदीप सुरजेवाला समर्थन में नहीं आए थे? क्या वो मंत्री नहीं बने थे हुड्डा सरकार में? तो भजनलाल जी का जिक्र सिर्फ इन्होंने नहीं किया है, बल्कि कांग्रेस के और भी नेता करते रहते हैं, क्योंकि उनका मतलब राजनीति को शायद सूट करता है ये। लेकिन अगर वो गए तो ये हाईकमान की वजह से गए, क्या हुड्डा की वजह से गए? कुलदीप बिश्नोई का उन्होंने जिक्र किया, वो तो तभी चले गए थे ना, भजनलाल जी के साथ वो चले गए थे, उन्होंने तो अलग पार्टी बना ली थी। राव इंद्रजीत सिंह का उन्होंने जिक्र किया है अपने इस इस्तीफे में। राव इंद्रजीत सिंह निश्चित तौर पर उनकी टसल, उनका टकराव हुड्डा साहब के साथ था। उनको कहा जा सकता है कि उनकी वजह से उन्होंने पार्टी छोड़ी, क्योंकि लास्ट में आते आते तो इतना टकराव हो गया था, ये स्थिति हो गई थी, एक मयान में दो तलवारें नहीं रह सकती, या ये रहेंगे या वो रहेंगे। तो राव इंद्रजीत सिंह ने अपना मौका देखते ही, सही समय देखते ही उन्होंने पार्टी स्विच कर ली, और उनका फैसला सही साबित हुआ। वो बार बार सांसद भी बन रहे हैं, केंद्र में मंत्री बन रहे हैं, अब उनकी बेटी भी मंत्री बन गई है। उन्होंने अपने इस्तीफे में धर्मवीर सिंह का जिक्र किया, भिवानी महेंद्रगढ़ से सांसद। ये सभी को पता है कि उनकी कौन सी अनदेखी हुई है, किसने अनदेखी की है। वो तो हुड्डा के बहुत नजदीकी नेताओं में से एक है, आज भी उनकी बहुत अच्छी पड़ती है भूपेंद्र सिंह हुड्डा से। उन्होंने तो ऐसा कोई आरोप नहीं लगाया था अनदेखी टाइप का, थोड़ा सा एक जिक्र किया था उन्होंने एक रैली करके, लेकिन ये सभी को पता है उनकी कौन सी अनदेखी हुई थी। माहौल था बीजेपी का, बीजेपी में गए, सांसद बने और बार बार बन रहे हैं, उनका फैसला भी सही साबित हुआ। वीरेंद्र सिंह, उनकी बिल्कुल रस्साकसी थी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ, वो गए, लेकिन उनका फैसला भी सही साबित हुआ। वो राज्यसभा गए, फिर केंद्र में मंत्री बने, उनकी पत्नी विधायक बनी, उनके बेटे सांसद बने, बीजेपी ने बहुत कुछ दिया, लेकिन वो परिवार अब वापिस कांग्रेस में आ चुका है। इसमें डॉक्टर अशोक तंवर का जिक्र है, उनका टकराव बिल्कुल भूपेंद्र हुड्डा के साथ था, लेकिन इसमें केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से किसी तरीके की कोई कोशिश नहीं की गई कि दो नेताओं के बीच में कोई समन्वय स्थापित किया जाए, कोई संवाद हो, कोई बीच का रास्ता निकाला जाए। कुछ ऐसा नहीं हुआ, वो पार्टी छोड़ के चले गए, और कुमारी सैलजा को उसके बाद ही तो कमान मिली थी। डॉक्टर अरविंद शर्मा का जिक्र समझ में नहीं आता क्यों, वो मतलब
क्या अनदेखी की वजह से या हुड्डा की वजह से वो पार्टी छोड़ के गए हैं? कोई कह सकता है हरियाणा की राजनीति को जानने वाला। अवतार भड़ाना का पता नहीं क्यों जिक्र है। वो कितनी पार्टियां बदल चुके हैं, कितनी बार कौन कौन सी पार्टी में आ चुके हैं, जा चुके हैं, उनको खुद शायद याद नहीं होगा। उनका पता नहीं इसमें लेटर में क्यों चर्चा की गई है। कुमारी शैलजा की चर्चा है इसमें। कुमारी शैलजा तो अभी भी कांग्रेस में है ना जी। और इसमें एक और बात है, कुमारी शैलजा के लिए बड़ी सिंपैथी नजर आ रही है इस लेटर में और कई नेताओं की उसमें नजर आ रही है। मैं तो कहता हूं कि अगर कांग्रेस की कमान आपके मेरे हाथ में हो तो मैं तो ये कह दूं कि आज की तारीख में ही कुमारी शैलजा को कांग्रेस की तरफ से मुख्यमंत्री का उम्मीदवार घोषित कर देना चाहिए और ये समर्थन मांगा जाना चाहिए तमाम दलों से कि जी हम इनको मुख्यमंत्री उम्मीदवार घोषित कर रहे हैं, अब दे दो समर्थन। क्योंकि बीजेपी ने पूरा का पूरा चुनाव कुमारी शैलजा के सम्मान के नाम पर लड़ा। दूसरे दल भी और दूसरे नेता भी आज की तारीख में उन्हीं के बारे में ज्यादा जिक्र करते हैं। तो ये या तो भ्रम सभी का टूट जाएगा कि ये लोग शैलजा को सीएम बनाना चाहते हैं, या ये भ्रम टूट जाएगा कि ये लोग सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस के भीतर गुटबाजी तेज हो, कांग्रेस के भीतर हुड्डा को घेर लिया जाए, इसलिए ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं। तो ये तो करके देख लेना चाहिए। कांग्रेस के पास खोने के लिए क्या है? क्यों नहीं शैलजा को घोषित कर दिया जाए और फिर समर्थन मांगा जाए। अब बताइए जी कौन कौन साथ देने के लिए आगे आ रहा है? बात तो सही है सर। इसके साथ साथ उन्होंने ना इस लेटर में बताया भी गया है कि जैसे अरविंद शर्मा कांग्रेस छोड़ के गए तो अब वो बीजेपी में मंत्री हैं, किरण चौधरी छोड़े गई और राज्यसभा सांसद हैं। तो ये चीज़ें उन्होंने बताई भी हैं, अगर आप लेटर देख रहे हो तो। हाँ बिल्कुल। हेमंत बिस्वा शर्मा कांग्रेस छोड़ के गए तो आज वो मुख्यमंत्री हैं। हाँ। एनसीपी के नेता छोड़ के गए तो आज वो डिप्टी सीएम है महाराष्ट्र में। शिवसेना के नेता शिवसेना छोड़ के गए तो वो डिप्टी सीएम है। अब पूरे देश में ये आज केंद्रीय मंत्री हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया। ये हरियाणा में नहीं, अब पूरे देश में ये चलन देखेंगे। बीजेपी ओरिजिनली बीजेपी के दम के ऊपर थोड़ा ना सत्ता में है। अलग अलग दलों से जो नेता आए, तोड़े गए, अलग अलग तरीके से शामिल किए गए, वो चाहे ईडी सीबीआई का डर हो या फिर आरोप लगते रहते हैं हॉर्स ट्रेडिंग के, या बीजेपी की जो एक रणनीति है कि भाई शामिल करो, ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने साथ जोड़ो। इस वजह से जो बीजेपी में दूसरे दलों से लोग आए, उसी वजह से बीजेपी आज हरियाणा में ही नहीं कई राज्यों में सत्ता में है और केंद्र में भी इसी वजह से सत्ता में है। बहुत सारे लोग आपको केंद्र में भी ऐसी भूमिका में मिल जाएंगे जो ओरिजिनली भाजपाई नहीं है, हरियाणा में मिल जाएंगे। सिर्फ कांग्रेस ही नहीं जी, आईएनएलडी से गए हुए बहुत सारे लोग आज मंत्री पद के ऊपर विराजमान हैं। बीजेपी को मजबूती देने में बड़ा हाथ है। तो ये मतलब बात सिर्फ हरियाणा पर लागू नहीं होती है, ये तो पूरे देश पर लागू होती है। और आईएनएलडी छोड़ने वालों में सबसे पहला नाम अगर बड़े नेता का आएगा तो संपत सिंह थे। उन्होंने ये चलन शुरू किया था और आईएनएलडी के जो नेता छोड़कर गए उन्होंने बड़ी मजबूती दी बीजेपी को और बड़ी मजबूती दी कांग्रेस को भी। आईएनएलडी कमजोर क्यों हुई? नेता छोड़ छोड़ के चले गए। और मैं इसलिए कह रहा हूं संपत सिंह अगर आईएनएलडी में वापसी करते हैं, चर्चा यही है कि इनेलो में जा सकते हैं, इनेलो में जा सकते हैं, चर्चा यही चल रही है। और ये छोटी खबर नहीं है। आईएनएलडी को एक ऐसे बुद्धिजीवी नेता की जरूरत है। एक बुद्धिजीवी वर्ग की हर पार्टी में बहुत बड़ी जरूरत होती है और ये वही मतलब वर्ग से आने वाले नेता थे जो आईएनएलडी में इसी वजह से ये बड़ी भूमिका में रहते थे। अगर ये चलन वापस शुरू हो गया, आईएनएलडी के नेता वापस आईएनएलडी में आने शुरू हो गए, तो आप मान के चलिए कि तीसरी पार्टी खड़े होने में टाइम नहीं लगेगा और तीसरी पार्टी खड़ी होने का सबसे ज्यादा नुकसान कांग्रेस को होगा। जो कांग्रेस हर नेता के जाने के बाद तमाशबीन बड़ी देखती रहती है, कोई कोशिश नहीं करती। इस्तीफा दिया या इस्तीफा देने वाले थे, क्या कांग्रेस को नहीं पता होगा? नए अध्यक्ष को नहीं पता होगा? शैलजा को नहीं पता होगा? हुड्डा को नहीं पता होगा? सुरजेवाला को नहीं पता होगा?
इस्तीफा लास्ट ऑप्शन है सर, इस्तीफा तो देना ही है, लेकिन इससे पहले 6 बार के विधायक हैं, 1 बार के मंत्री हैं, वरिष्ठ नेता है, बुद्धिजीवी हैं, तो क्या ये कभी कांग्रेस के हाईकमान के पास नहीं गए? क्या ये राहुल गांधी को के पास नहीं गए होंगे कि ये हरियाणा के अंदर ये कुछ चल रहा है, जो इनकी समस्याएं होगी ये बतानी चाहिए हो, कुछ ऐसा हुआ हो? उन्होंने कोई जिक्र भी नहीं किया ऐसा। नहीं नहीं, उनकी समस्या यही रही, वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नीचे लगे रहे, या फिर बाद में आके कुमारी सैलजा के नीचे लगे रहे। उन्होंने ये कोशिश ही नहीं की कि मैं हाई कमान तक पहचान बनाऊं, हाई कमान तक अपनी अप्रोच रखूं। इसलिए तो राष्ट्रीय अध्यक्ष को अपना इस्तीफा लिखते हुए वो अपना परिचय दे रहे हैं। यही तो समस्या है। अच्छा, समस्या सिर्फ ये नहीं है इस्तीफे की वजह, आप सुनिए। इस्तीफे की वजह ये तमाम चीजें तो नहीं है कि जी भजन लाल जी पार्टी छोड़ गए थे, कुलदीप बिश्नोई पार्टी छोड़ गए थे, ये नेता पार्टी छोड़ गए थे, या 16 में स्याही कांड हो गया था, या अजय माकन नहीं जीत पाए थे इस वजह से पार्टी छोड़ी है। असली वजह तो ये है कि वो खुद नलवा से टिकट चाहते थे, या चाहते थे कि उनके बेटे को टिकट मिले, वो नहीं मिली। और अभी ये लग रहा है कि फ्यूचर में भी शायद ना मिले। इसलिए उनका ये अधिकार बनता है तमाम लोगों की तरह कि वो अपने लिए या अपने बेटे के लिए फ्यूचर तलाशें, वो जगह तलाशें जहां पर टिकट भी मिले और शायद जीत भी हो जाए, अपने हिसाब से राजनीति करें। तो वजह असली ये है। जी, तो काफ़ी कितना कुछ मानते हो? आपने कहा कि इनेलो तीसरी पार्टी के तौर पे मजबूत हो सकती है अगर ऐसा जो वरिष्ठ नेता जा रहे हैं। अगर दूसरा एंगल माने तो जाट नेता भी है, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा नुकसान भी हो सकता है कि जाट नेता पार्टी से जा रहा है, कांग्रेस पार्टी से जा रहा है। हाँ, ये बिल्कुल आपने सही इशारा किया कि भी क्योंकि हर नेता कोई ऐसे तो बनता ही नहीं कि भी नाम के आगे लिख लिया नेता, मैंने अपने नाम के आगे लिख लिया नेता तो मैं नेता बन जाऊंगा। नेता तभी बनता है जिसके पल्ले 2-4-5 हजार वोट हों, और वो हैं। और फिर मैं कह रहा हूं, सिर्फ वोट की बात नहीं है, संपत सिंह जी की गिनती बुद्धिजीवी नेताओं में होती है। और हरियाणा की राजनीति में गिने चुने मिलेंगे आपको वो नेता जो पढ़ने लिखने की आदत रखते हैं, हर इश्यू के ऊपर पढ़ के बोलते हैं, रिसर्च करके बोलते हैं। बहुत कम लोग मिलेंगे। इसीलिए पुराने नेता हो गए हैं, काफी टाइम से वो हाशिए पर हैं, सिर्फ कांग्रेस में नहीं बीजेपी में जाके भी हाशिए पे होके आ चुके हैं। बावजूद इसके उनका पार्टी छोड़ना खबर बनी है, हरियाणा की राजनीति की हेडलाइन बनी है। ये उनकी इंटेलेक्ट की वजह से हो रहा है कि वो इंटेलेक्चुअल नेताओं में गिने जाते हैं। अगर आईएनएलडी में वो शामिल होते हुए आईएनएलडी उनके इंटेलेक्ट का बखूबी इस्तेमाल करती है तो ये आईएनएलडी के लिए बड़ी पावर होगी और कांग्रेस के लिए बड़ा झटका होगा। लेकिन बात ये सिर्फ टिकट तक ही सीमित रह जाएगी, बेटे की टिकट या खुद की टिकट, तो फिर ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। जी, एलओपी भी रह चुके हैं ना, एक बड़ा नाम रहा है, तो एक नुकसान तो होगा ही कोई ना कोई। अब छोड़िए आप नेता मनदीप जी, आपका कोई एक कार्यकर्ता भी पार्टी छोड़ता है, आपका कोई एक वोटर भी पार्टी छोड़ता है, तो आपको बेचैनी हो जानी चाहिए। इस हिसाब से राजनीति चलती है और खासतौर पर विपक्ष की राजनीति तो इसी हिसाब से चलनी चाहिए, क्योंकि आप ऑलरेडी विपक्ष में इतने साल से बैठे हुए हैं। एक एक वोट आपके लिए कीमती है। बड़े नेता चले जाएं जिनके पास बहुत अच्छा प्रभाव हो तो आपको नुकसान है ही है। दिक्कत कांग्रेस के साथ यही है। और ये मैं फिर कह रहा हूं, हरियाणा में नहीं है। राहुल गांधी अभी गुजरात में थे कुछ महीने पहले, उन्होंने खुद मंच से खड़े होकर कहा कि कुछ लोग हैं उनको पार्टी से निकालना पड़ेगा। उसके बाद कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता नीचे से तालियां और सीटी बजाते हैं। ये वो पार्टी बन गई है कि अपने नेताओं को पार्टी से निकालने की बात करने पे सीटियां और तालियां बजती हैं, जबकि बीजेपी की नजर ये रहती है, जिस बीजेपी से कांग्रेस की टक्कर है उसकी नजर इस बात पर रहती है कि फलाना नेता अगर बीजेपी के अंदर शामिल हो जाए तो ये सीट निकल जाए।
इस जाति के वोटर हमारे साथ जुड़ जाएं, और उस नेता को जोड़ने के लिए तमाम चीजें अपनाई जाती हैं, चाहे वो ईडी सीबीआई से डराना हो, या फिर सीधे मोदी से बात करवानी हो, या अमित शाह को हस्तक्षेप करना हो, किसी और तरीके से उनको सरकार में एडजस्ट करना हो, कोई बड़ा पद देना हो, तमाम हथकंडे अपनाकर उनको पार्टी के साथ जोड़ा जाता है। कोशिश ये रहती है। कांग्रेस के अंदर उल्टा है, इस बात की खुशी मनाई जाती है कि देखो छोड़ गया, अब सही हो जाएगा सारा सब कुछ। जी, तो हुड्डा की लंच डिप्लोमेसी भी थी कल, और बहुत सारे जो वरिष्ठ नेता वहाँ पे पहुँचे हैं। तो कहीं ना कहीं ये भी माना जाए कि जो राव नरेंद्र सिंह अभी प्रदेशाध्यक्ष बने हैं, तो उनका ये एक पहला विकेट गिरा है। हाँ, ये उनके लिए बड़ी चुनौती की बात है कि भी उनके आते ही मतलब इतने बड़े नेता ने इस्तीफा दिया है। अब उनकी तरफ से क्या कोई कोशिश हुई है उनको मनाने की, इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं। इक्का दुक्का खबरें ज़रूर देखने को मिली थी, और अगर मना पाते हैं तो ये बड़ा नेतृत्व होगा उनका, लेकिन नहीं मना पाते हैं तो ये विफलता होगी। क्योंकि अभी उन्होंने मीटिंग ली है जिलाध्यक्षों की, ये पूछने के लिए कि आप किस तरह से अपने अपने इलाके में, अपने अपने हलके में पार्टी को मजबूत कर रहे हैं। लेकिन एक रिपोर्ट तो आप भी दे दीजिए कि आप किस तरीके से पूरे हरियाणा में कांग्रेस को मजबूत कर रहे हैं। जी, तो आज का यही चर्चा का विषय था, और आपका क्या कुछ कहना है वो भी एक बार कमेंट के माध्यम से अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद सर बातचीत करने के लिए। थैंक यू, शुक्रिया।